हाय एंड वेलकम। कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हम लोग मिल रहे हैं एक नई सीरीज़ में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 9th एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स जो हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर 2025, 24, 23, 22, 21, जिस तरह से बिल्कुल हमने जेएमआई का किया था, जामिया मिलिया इस्लामिया का 9th एंट्रेंस के लिए, बिल्कुल वैसे ही हम पेपर्स को सॉल्व करेंगे प्रीवियस 5 ईयर्स के। ठीक है। और मकसद वही है कि आपको आइडिया दिया गया जैसे जेएमआई का कि पेपर कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उन चैप्टर्स जिससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट आपको समझाया गया कि आपको उन्हीं पेपर से बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आई होंगी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना होता है। आज एएमयू के पेपर में जब हम करेंगे तो एक आइडिया तो ये भी होगा कि एएमयू का पेपर किस तरह का रहता है, और उसमें डिटेल्ड कंसेप्ट मैं जो है आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हमें लीड लेना चाहिए और कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, कैसे हम कुछ क्वेश्चंस को हम जल्दी कर सकते हैं अगर हम ऑप्शन से जाएं या कुछ ट्रिक्स हम यूज़ करें, और किसको हमें बेसिक से ही जाना चाहिए जिसमें दिक्कत हो सकती है कि अगर हम ऑप्शन से जाना चाहें तो ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और एक आइडिया हमें ये मिलेगा कि जेएमआई और एएमयू दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा कि उसमें हमने जो पेपर किए थे 5, उनका लेवल, उनके क्वेश्चंस किस तरह के और उनका टाइम कंज्यूमिंग उन क्वेश्चंस में कितना है, कैसी प्रैक्टिस की ज़रूरत और कितना वक्त हमें वहाँ पर यूटिलाइज हो जाता है और हमारा कोई वक्त की कमी तो नहीं पड़ती। और एएमयू में जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल, उनमें क्या कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्या टाइम कंज्यूमिंग है, क्या हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हमें ज़्यादा तेज़ी से चलना होता है कि ताकि हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए कि जो अनअटेम्प्टेड रह जाए। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो एक ओवरऑल एक बेहतरीन व्यू आप लोगों को मिल जाएगा कि कैसे ये पेपर्स आते हैं। ठीक। आज हम जो सेशन है हमारा वो है 2025 का, जो पिछली साल पेपर हुआ है 9th एंट्रेंस का एएमयू के अंदर, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जैसे जेएमआई में चले थे 24, 23, 22, 21, इस तरह से बिल्कुल इसमें एएमयू का भी करेंगे। एज यूजुअल मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इमरान यूनुस, और वेलकम करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन के द हिंद गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एएमयू 9th एंट्रेंस 2025 के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट वहां पर 2-3 पेपर में पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हम सब जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल कि अगर एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है रेगुलर पॉलीगन का तो वो उसका मेजर अगर हमें मालूम करना है तो वो होता है 360 डिग्री अपॉन एन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमसे ये पूछा गया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, वहां पर इस तरह से नहीं था, वहां पर ये था कि एन ना निकालिए या एक्सटीरियर एंगल निकालिए। यहां पर ये है कि इनमें से कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, मतलब कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो अगर मैं देखूं इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके मैं ये लिख सकता हूं 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये नंबर ऑफ साइड्स है रेगुलर पॉलीगन की। अब नंबर ऑफ साइड्स 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही हो सकती हैं। हमें बस ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में जब हम यहाँ एक्सटीरियर एंगल रखेंगे तो 360 डिग्री कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए ताकि नंबर ऑफ साइड्स हमारा कैसा बन जाए, एक नेचुरल नंबर आ जाए, है ना। हम अगर देखें तो पहला ऑप्शन 22 हम जैसे यहाँ रखेंगे 360 डिग्री अपॉन 22, ये होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो आपका आंसर पहले में ही आ गया, तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ इसमें। कहीं ये चौथे में आता तो दिक्कत ज्यादा होती, पहले में ही आ गया। 22 से जैसे डिवाइड करेंगे 22 1 से 22 बचेगा 14, 140, और 22 7 से 140 नहीं होता इसलिए वो नहीं कटेगा। बट 45 से अगर डिवाइड करते हैं हम 360 को, तो 360 को अगर हम 45 से डिवाइड करते तो हमें 8 मिलता, तो नंबर ऑफ साइड 8 आती, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। अगर 360 को हम 36 से डिवाइड करते तो हमें 10 मिलता, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स 10 आ जाती हैं, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो सकता है 36। और 30 डिग्री भी 360 को कंप्लीटली डिवाइड करता है और यहाँ पर 12 आ जाता, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन है 8 साइड्स का, ये भी रेगुलर पॉलीगन है 10 साइड्स का, और ये भी रेगुलर पॉलीगन है 12 साइड्स का। तो ये तीनों तो इसमें एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं, लेकिन 22 डिग्री इसमें एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर विल बी 22 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल इसका नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। द डिजिट एट यूनिट प्लेस फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट
इन सबको मल्टीप्लाई कर कर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा नंबर बना, तो यहां पर इस यूनिट प्लेस पे, जिसे हम वंस प्लेस कहते हैं, यहां पर बता दीजिए बस डिजिट क्या आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, यूनिट प्लेस का कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, काफी क्वेश्चंस यूनिट प्लेस से हम कर लेते हैं, सिर्फ यूनिट प्लेस का डिजिट को हम उसको प्रॉपर्टी को यूज करके। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करूंगा बहुत देर हो जाएगी। क्या करना है मुझे, मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, तो मुझे सबसे पहले ढूंढना है क्या वहां पर 2 और 5 है। अगर 2 और 5 है तो 2 5 10 बनेगा, और जैसे ही 10 बनेगा तो झट से 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ आप उस 10 से, वो खत्म हमेशा कहां पर होगा, 0 पर ही होगा। तो इस वजह से वो 0 देगा अगर 2 और 5 आ गया है। बस मुझे ये देखना है क्या 2 और 5 आ गया है। मैं देखता हूं, ये रहा 5, ये रहा 5 और ये रहा 2, इन दोनों से बन गई मेरी बात। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 10, इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर जो नंबर मिलेगा वो किस पर एंड होगा, 0 पर। बाकी ये दुनिया के कितने भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होती रहे वो यहीं आते रहेंगे, लेकिन वो खत्म किस पर होगा, 0 पर ही खत्म होगा। तो इसलिए यूनिट प्लेस पर डिजिट इस प्रोडक्ट का क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा। अब कोई अगर ये सोचे कि सर अगर 2 और 5 दोनों ना होते या एक होता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 5 5 तो होता लेकिन 2 ना होता, तो सिर्फ आप यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते। जैसे 7 5 35, 5 आया, फिर वो 5 जो बना उस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, फिर से 5 आया यूनिट प्लेस पे, फिर उस 5 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो 5 आया, फिर उस 5 को मल्टीप्लाई करा, 2 तो है ही नहीं मान रहे हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई करो 5 आया, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह से सिर्फ यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि उनका मल्टीप्लीकेशन क्या बना रहा है, ताकि पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, और अगर 2 और 5 हमें मिल गया है तो मान लीजिए बहुत ही बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a बाई बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन इसमें ट्रू नहीं है, a बाई बी। a बाई बी को a बाई बी से डिवाइड करा तो डिवाइड करके कट गया, आंसर आया 1, करेक्ट है। a बाई बी को a बाई बी से डिवाइड करा, ये कट गया, 1 अपॉन -1 -1 आएगा, करेक्ट है। a बाई बी से a बाई बी से डिवाइड करा, -1 अपॉन 1 -1 आएगा, करेक्ट है। माइनस ए बाई बी पूरा कट गया, 1 आना चाहिए लेकिन क्या आ रहा है, -1, इसलिए करेक्ट नहीं है। तो कौन ट्रू नहीं है, डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि डी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासरूम्स में याद करवाई जाती हैं ये दो लाइंस। एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। और आसान भाषा में हम हिंदी में इस तरह से भी क्लासरूम्स में बोलते हैं बच्चों से कि वाई एक्सिस से अगर उसकी दूरी मांगता है तो वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस से अगर दूरी मांगता है या डिस्टेंस मांगता है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है। तो अब हमसे कह रहा है कि एब्सिसा, एब्सिसा कौन है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट। एक्स वाला कोऑर्डिनेट डिस्टेंस दूरी किससे होता है, वाई एक्सिस से, रिवर्स होता है, अपोजिट। अगर x वाला कोऑर्डिनेट है तो y से होती है दूरी, और y वाला कोऑर्डिनेट है तो x से होती है दूरी। ठीक है बेटा, याद जैसी कंसेप्ट है फट से लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, टाइम बचाते हुए। कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का, जैसे ये मैंने आपके सामने एक सिस्टम बनाया, इसमें एक पॉइंट मैंने ले लिया, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने लिया 3,5, ये एक पॉइंट है 3,5, तो ये है वो पॉइंट 3,5। तो इस पॉइंट को आप किस तरह से लगाएंगे, आप यही कहेंगे कि ये x एक्सिस पर तो 3 है और y एक्सिस पर ये 5 है, तो ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली ये कितनी है, ये 5 है, और ये वाली ये डिस्टेंस कितनी है, ये 3 है। तो इसी को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये भी कितनी है, ये भी 3 है, और ये भी कितनी है, ये भी 5 है। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं सोचूं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है, तो वो 5 है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी है, तो वो 3 है। तो वही आंसर आ गया ना। अगर y से पूछी गई तो आंसर होता है एब्सिसा, अगर x से पूछी गई तो आंसर होता है ऑर्डिनेट। तो इतना सा याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सिस इज ऑर्डिनेट। अगर x एक्सिस से पूछे तो ऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, y के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को।
ठीक है, पॉइंट जो होता है उसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। और अगर डिस्टेंस पूछी जाए इसी पॉइंट की, कहां से, वाई एक्सिस से, तो वो होगा आपका एब्सिसा। मतलब एक्स में जो लिखा हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये दो लाइंस, ये दो कंसेप्ट हमें बिल्कुल याद रखने हैं डिक्टो। क्वेश्चन मिला, एब्सिसा क्या होता है, वाई से डिस्टेंस, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स से डिस्टेंस। ठीक है बेटा। और अगर ऐसे दे दिया होता, एब्सिसा ना कह के वो ये पूछता आपसे कि डिस्टेंस ऑफ -3,4, इसकी डिस्टेंस पूछता मान लीजिए एक्स एक्सिस से, किससे, एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स से, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट तो कितना है, वो 4 है, 4 हो जाती। और अगर इसी पॉइंट की डिस्टेंस मांग लेता आपसे वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से एब्सिसा आंसर होता है -3 है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आंसर क्या होता हमारा +3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 आता। एक बात और है इसमें, क्या है, ओरिजिन। डिस्टेंस अगर ओरिजिन से मांग ले, ठीक है, डिस्टेंस ओरिजिन से मांग ले कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसी पॉइंट की, ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से, उसके लिए आपको यूज करना है इनका होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आंसर होता है। अब मान लीजिए अगर इसी पॉइंट की डिस्टेंस मांगता ओरिजिन से, तो -3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये 9 और ये 16, ये बना 25, और 25 का रूट कितना हो जाता, 5 यूनिट्स आती। क्या मतलब था इसका कि यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस मांगी जा रही है, किसकी, इस पॉइंट की। कैसे निकलेगी, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेनियस है, वही लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ क्योंकि -3 दिया हुआ था, पर डिस्टेंस तो हम हमेशा कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो -3 नहीं भी रखेंगे आप, है ना, -3 ना रखें आप, 3 ही रखेंगे। ऑप्शन है वैसे तो करेक्ट ही आएगा, माइनस भी रख दें, लेकिन अगर आंसर कभी पूछा हुआ है तो वहां डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव देनी है, हमें -3 नहीं देना है। ठीक है, ये तो एक तरीके का एक याद करने वाली बात हो गई कि जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए बस, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर ओरिजिन से पूछेगा तो ये सारा कुछ है जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, देखें नेक्स्ट है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3, b इज टू c 4:5, देन c इज टू a। मेरे पास a अपॉन b है 2/3, और मेरे पास b अपॉन c है 4/5। मुझसे मांगा गया है c और a का रिलेशन, तो इन दोनों को यूज करना है, जो मेरे पास मौजूद है इन दोनों को यूज करना है, और b को एलिमिनेट करना है, a और c रहना चाहिए, b को एलिमिनेट करना है, b को काट देना है, b एलिमिनेट हो जाए, a और c रहना चाहिए यहाँ पर। तो क्या होगा कि b एलिमिनेट कैसे होगा कि b एक जगह न्यूमरेटर में हो, एक जगह डिनोमिनेटर में हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल आउट मार देगा। तो मैं देखता हूं पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में है, दूसरी में वो न्यूमरेटर में है, तो डिवाइड करने से दिक्कत हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने से मेरा फायदा हो जाएगा। कैसा, मैंने फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में a अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा b अपॉन सी से, और राइट हैंड साइड में 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5 से। बात बन गई। कैसे, ये b से b कैंसिल आउट हो गया, बचा a अपॉन सी, और यहां पर 8/15। हमसे मांगा है c इज टू a, इसका रिवर्स, तो इसका हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स बनेगा c अपॉन a, दैट इज 15/8। 15/8 आंसर क्या बन रहा है आपका, फर्स्ट। 12/10 नहीं हो सकता, 8/5 नहीं हो सकता, 8/15 नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन सा है, 15:8, दैट इज द करेक्ट आंसर। एक गलती ये हो सकती है बच्चे की कि बहुत जल्दबाजी में कभी कभी होता है ना, एंग्जाइटी में, ए और सी याद रहा, ए और सी और ए और सी आ गया, और 8/15, और इसको ना देखकर ए और सी में ऑप्शंस देख लिए, और 8/15 आते ही 8/15 मिल गया और ये लगा दिया। एक नंबर का नुकसान, वक्त का भी नुकसान हुआ, और आपका नेगेटिव हो गया।
द फैक्टर्स ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस 81, इसके फैक्टर्स कैसे जा सकते हैं? डिग्री कितनी है बेटा? डिग्री हाईएस्ट पावर बोलते हैं ना, डिग्री 4 है, ठीक है बेटा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 हो सकता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन तो कट गया। 1 और 2 4 हो सकता है, ठीक है, इन तीन में से कोई हो सकता है। अब ऑप्शन से तो नहीं आया आंसर, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो x रेज टू दी पावर 4 माइनस 81 क्या बनेगा? x रेज टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 81 कितना होगा? 9 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, गौर से देखा जाए तो ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर हो गया और बी हो गया 9, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब है एक्स का स्क्वायर ऐड हो जाएगा 9 और एक्स का स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9। अब देख लेते हैं क्या बना। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 9 दोनों नेगेटिव हैं, जबकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये भी कट गया। इधर आ जाएं, एक्स स्क्वायर के साथ 81 और -1 बनना चाहिए, नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ 9 और -9 बनना चाहिए, तीनों खत्म, ये बच रहा है, यही ऑप्शन होगा इसका। आगे बढ़ जाएं, वैसे तो हो चुका आंसर हमारा, आ चुका, लेकिन हम देख लेते हैं। ये तो फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ये हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो ये बना मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस का 9, और ये फिर से क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये देगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि आ चुका है, ठीक है, सही है। चलिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इस तरह का कंसेप्ट। कैसे पूछ सकता है कि इस तरह से दिया हुआ हो x प्लस 1 अपॉन एक्स, आपसे मांग ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपसे मांग ले एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, या एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 भी मांग सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स हो, उसकी वैल्यू दे रखी हो, और वही तीन रिजल्ट फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, या एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, आपकी क्लास तक इतना ही मांग सकता है। तो इसमें क्या अप्रोच रहती है? तो बेसिक जो है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होता है ना। तो पहले कंसेप्ट देखते हैं क्या है, उसके बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि हमें क्या याद रखना है। क्या है इसके अंदर? क्यूब का है ना, तो क्यूबिक आइडेंटिटी पर आते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी हमने याद की हुई है। मुझे क्या मांगा गया है? a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या मांगा गया है? a क्यूब प्लस b क्यूब, तो मैं इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसपोज कर लूंगा, तो मेरे पास बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, और ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3ab और मल्टीप्लाई में a प्लस बी है, और बचेगा क्या? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये मिल गया बेटा मुझे जो मेरे काम का है। ये साइन चेंज नहीं होगा, है ना, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा टर्म उठकर इधर आया है, जैसे ये 5 होता अगर, तो प्लस का 5 इधर आया है, तो क्या होगा? माइनस का 5, अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 टर्म बना दूं, तब उनके दोनों के साइन चेंज होंगे, अभी वो एक टर्म है पूरा। अब मुझे क्या करना है? मुझे x और 1 अपॉन एक्स a और b की जगह रख देना है, तो मैं रख देता हूं, a की जगह पर मैं x रखता हूं और b की जगह पर मैं 1 अपॉन एक्स रखता हूं, तो ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब 3, a की जगह पर मैंने x रखा और b की जगह पर मैंने 1 अपॉन एक्स रखा, और यहां पर फिर से वही a की जगह पर x और b की जगह पर 1 अपॉन एक्स, यहां पर हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो ये जो है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यही मुझसे मांगा गया है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये मुझे चाहिए। तो यहां पर जो रिजल्ट है ये मेरे काम का है, क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स, कितना दिया है? 7,
7 का क्यूब माइनस 3, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और वो कितना दिया है 7। तो इसका आंसर ये बना 7 का क्यूब 343 माइनस 3 7 सा 21, माइनस कर दिया मैंने, तो 322। तो जो इन्होंने हमसे मांगा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है 322। तो ये हमारा आंसर है। ये इस तरह से निकाला जाता है ना। ये प्रोसेस है पूरा बेसिक। अगर हम इसका समझें तो दिस इज द अप्रोच जो हमें इस्तेमाल करनी है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो कुछ रिजल्ट्स हमारे बनते हैं जो कि हमें याद रखने हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। ये तो क्यूबिक का था बेटा, है ना। स्क्वायर का होता अगर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर स्क्वायर का होता कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 दिया होता, और वो हमसे मांग लेता एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मांग लेता, फाइंड, ये मांग लेता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए बेटा स्क्वायर की आइडेंटिटी इस्तेमाल होती क्या, हम जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। वही काम फिर से करना है मुझे, ए की जगह पर एक्स रख देना है एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर 1 अपॉन एक्स रख देना है तो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 1 अपॉन एक्स और उसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स कट जाएगा 2 रहेगा, और ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2 उस तरफ चला गया तो क्या रहेगा माइनस का 2। तो मुझसे तो ये मांगा गया है, मुझसे तो ये मांगा गया है ना, ये रिजल्ट मांगा गया है। तो मेरे काम का क्या है फिर, मेरे काम का ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 दिया है तो मैं 5 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 कर दूंगा, तो आंसर बनेगा 25 माइनस 2, तो कितना बनेगा 23। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है मेरे पास 23। तो यहां क्या था, यहां था जो रिजल्ट है उसका क्यूब और फिर माइनस करना है 3 से उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके। यहां क्या है, यहां जो रिजल्ट है उसका स्क्वायर और माइनस का 2 करना है। इसी बात में अगर बेटा यहां पर प्लस की जगह पर माइनस दिया होता x माइनस, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लगाते हम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस 2ab हो जाता, और माइनस 2ab हो जाता तो उस तरफ जाकर क्या बनता प्लस का 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव दे रखा है तो माइनस करना है 2, और अगर नेगेटिव का रिजल्ट दे रखा है और यही पूछा हुआ है तो क्या करना है फिर ऐड करना है 2। तो अब आपके पास मैं रिजल्ट लिखा देता हूं इनके, ये तो पूरी अप्रोच है कि जो आपको यूज करनी है, बाकी रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं, इससे आंसर तुम्हारा बन चुका है, बाकी जो रिजल्ट आपको याद रखने हैं वो रिजल्ट हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर रिजल्ट आपको लिखा देता हूं इसी जगह पर। देखिए क्या पूछा जाता है, पहला, अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स के दिया हो तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो उस k का स्क्वायर करना है, अगर पॉजिटिव दे रखा है तो 2 माइनस करना है। दूसरा रिजल्ट, इसी में अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स के दे रखा हो और क्यूब मांग ले एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो आपको k का क्यूब करना है और पॉजिटिव है यहाँ पर तो माइनस करना है 3 टाइम्स k को मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल वही तीसरा रिजल्ट बनाएगा। इसके लिए अगर x प्लस ना देकर x माइनस 1 अपॉन एक्स, अब k की जगह पर मैं a इस्तेमाल कर लूं, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स a दे रखा हो, या k ही इस्तेमाल कर लेते हैं, चलिए k दे रखा हो, तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो वही बनेगा k का स्क्वायर, लेकिन अब नेगेटिव है ना तो यहाँ पॉजिटिव 2 आ जाएगा। और चौथा, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स हमें k दे रखा हो और हमसे मांगा जाए x क्यूब,
+1/x³। तो आपको क्या करना है, k का क्यूब जैसे उसमें किया था और पॉजिटिव था ना तो नेगेटिव बना, तो यहां पर नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव बनेगा तो +3k। बस ये 4 रिजल्ट मुझे याद रखने हैं, इस तरीके से बस काम बन जाएगा मेरा, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत मुझे नहीं है। इन रिजल्ट्स को मैं अगर याद रखूंगा तो मेरा काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। जैसे अब मुझे ये सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, मैं क्वेश्चन देखता x + 1/x और क्यूब मांगा है, झट से मुझे याद होता x + 1/x क्यूब के लिए क्या होता है k³ - 3k। तो ये मेरा k है, मैं सीधा सीधा क्यूब करता और -3 टाइम्स इंटू 7, तो 3 4 3 -21, आंसर क्या लगा देता 322 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रिजल्ट्स याद रख सकते हैं, किसके लिए, स्क्वायर के लिए और क्यूब के लिए। फोर्थ पावर अगर आ जाती है तो फोर्थ पावर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं उसमें उस चीज को और बेटर समझा दूंगा। देखें, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस के लिए एप्लीकेबल है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी है आप लोगों ने, रैशनल नंबर के अंदर क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के a + b + c। अगर हमने ब्रैकेट b + c पर इनको पहले जोड़ के जो रिजल्ट आया फिर a को ऐड किया तो वो वही देगा अगर मैं a और b को ब्रैकेट में सॉल्व करके और c के साथ जोड़ दूं। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन, ये एडिशन के लिए है। आप कोई भी रिजल्ट में कोई भी नंबर रखकर देख लें, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप कोई भी नंबर रख लें, 3 4 5 रख लें, 3/2 7/5, कोई भी रैशनल नंबर रख लें, नेगेटिव रख लें, पॉजिटिव रख लें, हमेशा ट्रू है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल, एडिशन परफेक्ट, एडिशन के लिए परफेक्ट है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये सही हो सकता है, एग्जाम्पल से देख लो आप। अगर आपने a को 3 लिया, b को 1 लिया और c को 2 लिया, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा दिया और यहां ब्रैकेट लगा दिया, यहां पर भी वही करना पड़ेगा, 3 1 और 2, नेगेटिव और नेगेटिव। अब यहां पर भी यहां ब्रैकेट लगा और इसमें हम ब्रैकेट लेंगे आगे, तो 3 -1 -2, यहां ब्रैकेट लिया। अब देखें क्या ये रिजल्ट सेम है क्या, यहां मिलेगा 3 -1 में से 2 माइनस किया -1, 3 -1 +1 बन गया, ये क्या बना 4, इधर 2 आया -2 क्या बना 0। क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर, इसका मतलब ये चीज बराबर नहीं है। तो a - b - c बराबर नहीं होता a - b - c के लिए, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए फेल है ना बेटा, सब्ट्रैक्शन के लिए ये फेल है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये फेल है। और सब्ट्रैक्शन कहाँ आया है, सब्ट्रैक्शन ही आया है, सब्ट्रैक्शन के लिए फेल है, तो ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। सब्ट्रैक्शन के लिए तो ये फेल हो गया, एडिशन के लिए पास है। मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, a × b × c और a × b × c हमेशा ट्रू आएगा। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन आप जानते भी हैं, इसको आपने याद भी किया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ट्रू है। ये रख के देख लें आप, 2 3 × 5 30, 2 × 3 6, 6 5 30, या 1/3 इस तरीके से नंबर ले लें हम, मल्टीप्लाई में एग्जैक्ट वही आएगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए करेक्ट है और एडिशन के लिए करेक्ट हो चुका है। तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ये दोनों यहां आ गए, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब डिवीजन वाला भी नहीं बनेगी बात, दोनों करेक्ट हो गए ना हमारे, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन में क्यों नहीं बनेगी बात, करके देख लीजिए आप। जैसे आपने लिया एक 4 2 और 6 और यहां डिवाइड लगा दिया, यहां भी डिवाइड लगा दिया, ब्रैकेट यहां पर 4 2 और 6 और यहां ब्रैकेट लगा दिया आपने, तो यहां मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2/6 1/3 आएगा, और 4 डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 3/1 बनेगा, रिजल्ट क्या देगा 12। यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आएगा, और 2 डिवाइडेड बाई 6 और 2 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा 1/3। क्या 12 1/3 के बराबर होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये रिजल्ट बराबर नहीं है। तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, इसके लिए भी ये फेल है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल है, एडिशन एंड
मल्टीप्लीकेशन। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। समझाने के लिए इस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वरना आपने तो याद कर रखा है, आपको तो पढ़ना है और 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर OMR में भर के आगे बढ़ जाना है, ठीक है, उतना रिसर्च नहीं करनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो डिग्री की बात होती है बच्चे, आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है डिग्री। व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, है ना, इन द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन। तो डिग्री हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट है उस वेरिएबल की जो कि उस एक्सप्रेशन इक्वेशन में होता है। तो मुझे सिर्फ डिग्री देखनी है, क्या, अगर डिग्री कितनी हो, 0, वेरिएबल की पावर 0 हो जाए, कौन सा होता है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल में सवाल आ जाए और अगर वो इस तरह से पूछ ले कि 5 क्या है, तो 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नंबर जितने भी हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 1/2 माइनस का 3 एटसेट्रा। क्यों है, इसलिए है कि इस माइनस के 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 3 मल्टीप्लाई x की पावर 0। तो इसका मतलब इस टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो अगर डिग्री हो गई वो, तो डिग्री 0 हो गई, 0 होती वो क्या बना देता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा, डिग्री अगर 1 हो, पावर 1 हो, तो वो कौन सा होता है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। और इक्वेशन इक्वालिटी लगी हुई है तो वो लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा उसको। तो डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 इज क्यूबिक एंड डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक। अगर नाम पूछ लिया जाए तो आप याद रखें। और इसमें तो सिंपल सा पूछा गया है कि लीनियर इक्वेशन है कौन, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो बस हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देख लेते हैं 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब इसे सॉल्व करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से, x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, 4 4 16। तो डिग्री कितनी आ गई, यहाँ पर डिग्री 2 आ गई, ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे एलसीएम जैसे ही लेंगे, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर माइनस x आएगा, और ऊपर x माइनस 1 और प्लस का x आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, x भी मौजूद है और नीचे x स्क्वायर भी मौजूद है, तो ये डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 1 नहीं है इस स्क्वायर की वजह से। इधर आ जाएं, इधर इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2x कितना बनेगा, 5x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/4। बिल्कुल परफेक्ट है, कितना बना, 20x बराबर 6। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर पावर कितनी है x की, 1, तो इसमें डिग्री कितनी बनी है, 1, और इसमें डिग्री कितनी बनी थी, 2। ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये कैसा है, ये लीनियर है, ये आंसर है हमारा। और यहाँ पर ये 2 बता रही है डिग्री कितनी है, 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। हमें क्या पूछा गया था हमसे, लीनियर, तो डिग्री 1 होनी चाहिए लीनियर के लिए। तो हमारा आंसर कौन सा सही बनेगा, सी हमारा आंसर है इसका। उसी पर एक और क्वेश्चन है बेटा, क्या है ये लीनियर इक्वेशन ही है एक वेरिएबल की, ठीक है, पावर वेरिएबल की 1 है, t की पावर 1 है। इसमें इसने हमसे पूछा है कि t की वैल्यू बताइए क्या है। आप चाहें तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें पुट करके देख लें, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जानी चाहिए, अगर आप तेजी के साथ पुट कर सकते हैं और ऑप्शन भी फर्स्ट आ रहा हो या सेकंड आ रहा हो। लेकिन अगर वो टाइम लग रहा है उसमें चौथा ऑप्शन जाके करेक्ट हो रहा है तो हो सकता है कि सॉल्व करने पे उससे जल्दी हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी प्रॉपर प्लान करनी होती है कि अप्रोच क्या लेकर चलनी है, ठीक है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने क्वेश्चन ज्यादा किए होंगे, उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या हमें इस अप्रोच से जाना चाहिए या फिर हमें बेसिक से जाना चाहिए। तो हम ये क्वेश्चन वो देख लें बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 12 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9t और माइनस का 3 2 6, फिर नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8t और 4 3 12, और इधर हमारे पास 3 है और 2 1 2 और माइनस 3 इंटू टी 3t, ठीक है बेटा। अब
कहने को बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, सिर्फ यहाँ देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा अभी समझाने के लिए कि यहाँ गलती हो सकती है, बस ये ध्यान रखना है बेटा। कंपटीशन में कोई क्वेश्चंस होते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह का उनके अंदर हल्का सा ऐसा कंसेप्ट या ऐसा ट्विस्ट या लॉजिक कुछ भी बोले हम कि ऐसा कुछ ना कुछ तो वो रखते हैं कि जिसमें कुछ परसेंट बच्चे वहाँ गलती कर जाएं और वो उस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ नेगेटिव दे दिया था, पॉजिटिव नहीं दिया। तो नेगेटिव अगर दिया तो इस पूरे टर्म में से ये पूरी टर्म माइनस हो रही है, और अगर माइनस हो रही है इसके अंदर ऊपर बाइनोमियल है, दो टर्म है, तो जैसे ये नेगेटिव दोनों पर आएगा तो दोनों के साइन चेंज करेगा। जैसे माइनस के अंदर 3 + 7 लिखा हो x के साथ, तो आप जैसी ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा, -3, और ये भी क्या हो जाएगा, -7x। तो दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव हो गए। और अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव और ये इसको क्या बना देता, पॉजिटिव, तो दोनों के साइन चेंज हो जाते। वही काम यहाँ होना है। ये नेगेटिव जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को दोनों से, तो 8 और 12 तो आ चुका है, पर ये माइनस इन दोनों को साइन को ऑपोजिट कर देगा, तो दोनों को नेगेटिव कर देगा। 8t भी नेगेटिव आएगा और 12 भी नेगेटिव आएगा। तो यहां ध्यान रखना है, अगर ये पॉजिटिव लेकर चले तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमें वो आंसर नहीं मिलेगा जो कि बिल्कुल उसमें करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब आगे का काम तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या बनेगा, 9t में से 8t माइनस किया तो 1t बचा, 9 में से 8 माइनस करके 1t बचेगा। ठीक है, कोफिशिएंट माइनस होते हैं। और -6 और -12 ये माइनस माइनस ऐड हो गए, तो ये कितना बना, 18। और सामने क्या दिया हुआ है मुझे, 2 - 3t। अब ये जो बेटा 3 और 12 है ये सीधा सीधा कट रहा है, 3 1 = 3, 3 4 = 12, काट सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होती है तो पता होता है, नीचे डिनोमिनेटर में एक एक टर्म एक दूसरे से कट सकता है, कंफ्यूजन हो तो इस 12 को मैं इस तरफ ले जाऊं या इस 3 को मैं इधर ले आऊं, तो 3 से 12 कट के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये जो 4 बचा था, इस 4 को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये ट्रांसपोज करके 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या रहा मेरे पास, ये मेरे पास आया t - 18, 4 2 = 8, -4 3 = 12t। तो ये मेरे पास आया t, माइनस का 12t इधर आया तो प्लस का 12t, और 8 और माइनस का 18 इस तरफ से पहुंचा, प्लस का 18। 12t और t 13t, और 8 + 18 26। 13t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसपोज करेंगे आप, डिवाइड आएगा, और कटने के बाद कितना बचेगा इसमें, 2। तो आंसर क्या है हमारे पास, 2। बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है कि वो गलती नहीं होनी चाहिए। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। स्क्वायर एक नेचुरल नंबर का व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब, जब उसी के क्यूब से उसे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2028 आता है। तो वो नंबर कौन सा है, मतलब ये नंबर में से वो कौन सा नंबर है। क्या कह रहे हैं ये कि स्क्वायर एक नेचुरल नंबर का, स्क्वायर एक नेचुरल नंबर का, मान लें वो नंबर n है, स्क्वायर उस नेचुरल नंबर का जब सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसे घटाया जाए, किसमें से, उसी के क्यूब में से, मतलब n क्यूब में से n स्क्वायर को माइनस किया जाए तो कितना आ रहा है, 2028 आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन से पुट करके देख लेंगे हम, कैसे कि ये जो है इसमें डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्यूब हो जाए, या कॉमन निकाल सकते हो, जैसे n क्यूब और n स्क्वायर में से n स्क्वायर कॉमन हो गया, तो n स्क्वायर n क्यूब में से गया n बचा, और यहाँ 1 बचा, n स्क्वायर n - 1 कितना आ रहा है, ये 2028 आना चाहिए। ऑप्शन रख के देख लें, 15 को रखेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होगा, और 15 - 1 14 होगा। 4 से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो किस पे खत्म होगा, 20 0 पर, तो फेल हो गया। दूसरा 13 रखेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, मल्टीप्लाई 13 - 1 12, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 पे खत्म होगा, तो 8 पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 9 = 108 का 8 कैरी लगा 10, और 12 6 = 72, और 10 82 का 2 कैरी लगा 8, और 12 1 = 12 और 8 20 आ गया जी 2028। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 13। ठीक है बेटा, तो कुछ स्क्वायर्स तो याद ही होते हैं सबको 20 तक, तो इस तरीके से चल सकते हैं आप। मुश्किल से 35-40 सेकंड 50 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने, 1 मिनट लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा और निकल जाएगा। और ऑप्शन से ही करना ज्यादा बेटर है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा फिर, 2028 के फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके वो कंपेयर करके n आएगा। वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा कि 2028 के क्या करिए, फैक्टर करिए, फैक्टर करके ऐसे बनाइए n × n और n - 1, तो वो इस तरीके से बनेंगे फैक्टर, 13 × 13 और 2 × 2 × 3 आ रहा होगा,
तो वो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 बन जाएगा, तो वो बनेगा 13 इंटू 13 इंटू 12, और ये 13 इंटू 13 13 का स्क्वायर बनेगा, और मल्टीप्लाई में 12 क्या बनेगा 13 माइनस 1। तो जब इसके कंपेयर करेंगे हम तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 13। पर उस तरह से ना जाएं, क्यों हम फैक्टर करें और उसको सोचें, हम डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं, दैट इज मच बेटर अप्रोच। इफ द नंबर इज डबल्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। एक नंबर को अगर डबल कर दिया जाए तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्यूब 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 पूछा है। इसका मतलब पहले नंबर n है और बाद में उस नंबर को डबल कर दिया तो 2n कर दिया, फिर पूछ रहे हैं उसका क्यूब क्या होगा, तो क्यूब कर देते हैं, तो उसका क्यूब n क्यूब होगा, और जब वो डबल हो जाएगा तो 2n का क्यूब होगा, और 2n का क्यूब कितना होता है 2 की पावर 3 n की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8n क्यूब। इसका मतलब उसका क्यूब n क्यूब कितना बन गया 8n क्यूब, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो क्यूब 2 टाइम्स हो जाएगा क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, गलत। क्यूब 4 टाइम्स हो जाएगा क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, गलत। क्यूब 6 टाइम्स हो जाएगा गिवन नंबर का, गलत। क्यूब 8 टाइम्स हो जाएगा गिवन नंबर का। बहुत ही छोटा सा आंसर है ना, क्वेश्चन था बेसिक। हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n एंड n प्लस 1। बिल्कुल ऐसा का ऐसा सवाल JMI जामिया एंट्रेंस में भी आया हुआ था कि n प्लस 1 और n के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, तो इसके और इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। तो मैंने अब समझाया था बेटा आपको कि इनके बीच में नंबर लाने के लिए इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करिए और एक और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस का 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 1, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बना ट्वाइस n। तो कितना आएगा बेटा 2n। और याद भी रखना है ये रिजल्ट, ठीक है। अगर उस वक्त मान लीजिए दिमाग नहीं चले तो आप कोई नंबर एज्यूम कर लें, उससे निकाल लें। इसने नेचुरल नंबर ही तो कहा है, क्या बोला है, नंबर्स n और n प्लस 1 है ना। तो दो नंबर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, लेट n मैंने क्या ले लिया 4, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। मुझे इनके स्क्वायर के बीच में देखने कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैंने क्या करा n का स्क्वायर कर दिया, मतलब 4 का स्क्वायर वो हो जाएगा 16, और फिर मैंने n प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25। अब मुझे ये देखना है बस 25 16 और 25 के बीच में कितने नंबर हैं, 17 18 19 20 21 22 और 23 है ना। तो 25 और 16 के बीच में कौन कौन आया, 17 18 19 20 21 और 22 23 और 24। तो कितने बने बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना 8। अब ये 8 कितना है, n मैंने कितना लिया था 4 लिया था, तो 8 कितना बनेगा 8 बनेगा 2 मल्टीप्लाई 4, और मैंने n कितना लिया है 4, तो 2n, इसका मतलब 8 कितना है 2n। तो कितने नंबर आएंगे उसके बीच में 2n नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने n 4 लिया है ना, और नंबर कितने आए 8, तो n का डबल, तो इसलिए क्या बनेगा मेरा आंसर 2n। तो ये किससे बनेगा, अगर आप वैल्यू ले लेते हैं कोई, वरना फिर सिंपल लगा दें। ये -1 का कंसेप्ट याद रखें, दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर के स्क्वायर के बीच में अगर हम निकाल रहे हैं नंबर्स तो एक जरूर माइनस करना है, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। कैसे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 और 5 के बीच में कितने नंबर हैं, तो अगर कोई कहे कि डायरेक्ट माइनस कर दें 5 - 3, तो दो नंबर आ जाएंगे, दो थोड़ी होते हैं। 3 और 5 के बीच में सिर्फ कौन होता है, सिर्फ 4 है, एक ही तो नंबर है। कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल और फिर एक और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 आया, 2 - 1 कितना आएगा 1, एक ही नंबर है उसमें। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 1400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स विल बी एडेड फॉर दिस अरेंजमेंट। 1400 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास है ना, 1400, पीटी ड्रिल हमें करवानी है, इस तरह से करवानी है कि रोज का नंबर और कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट में हमें कितने नंबर और ऐड करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के, क्या कहना चाह रहा है ये। क्लासरूम में अगर आपने देखा हो बेटा, जैसे ये टेबल चेयर्स लगी होती हैं बच्चों की, ऐसे क्लासरूम में अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए ये क्लासरूम में बैठने का अरेंजमेंट है, तो
यहाँ से टीचर एंटर होता है और सामने टीचर अगर पढ़ा रहा होता है तो ये जो है ना हॉरिजॉन्टल, दीज आर नोन एज रोज, ये रोज हैं जो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इस तरह से ये रोज कहलाती हैं। एंड दीज वर्टिकल, ये कॉलम कहलाते हैं, ये कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, ये हैं कॉलम्स। तो मैं देखूं इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 रोज हैं, है ना, रोज हैं 4। और इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कॉलम है। अब आपसे अगर पूछा जाए ना कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लासरूम में, कितने बच्चे हैं या टोटल फर्नीचर कितना है, टोटल चेयर्स कितनी है, ये टोटल टेबल कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है सीधा सीधा। 20 काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 20 आएगा ये। तो हमें ऐसे ही करना है कि बच्चों को रो और कॉलम में बैठाना है, लेकिन रो और कॉलम इक्वल करना है। तो अगर रोज कॉलम इक्वल करना है तो इसका मतलब मुझे कॉलम 5 करने पड़ेंगे, कॉलम 5 है, रोज 5 करनी पड़ेंगी, तो एक रो और बढ़ानी पड़ेगी मुझे, है ना। तो जैसे ही एक रो और बढ़ाई मैंने तो 5 रो हो जाएंगी, 5 ही कॉलम हो जाएंगे, तो वो कितना बनेगा 25, और वो क्या होता है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जब भी रोज और कॉलम आपस में इक्वल होंगे तो वो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। बस मेरा काम क्या है यहाँ पर, मेरा काम ये है मुझे इन बच्चों को अरेंजमेंट में बैठाना है, रोज और कॉलम को इक्वल करना है, तो 100% मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 1400 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और कैसे बनाना है, कुछ ऐड करके। क्या ऐड करके, इन नंबर्स को ऐड करके। 31 ऐड करूंगा तो 14 31 बनेगा, 41 ऐड करूंगा 14 41 बनेगा, 14 3 4 बनेगा और 14 4 4 बनेगा। ये बनेंगे अगर मैं इनमें 1400 में ये ऐड कर देता हूं। तो करना क्या है बेटा, बस मुझे इतना सा देखना है कि इन चारों में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो मेरा नंबर है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है तो वो थोड़ा सा याद भी रखने चाहिए कुछ कुछ, और कुछ ऐसा भी है समझ में आ रही हो बात कि कैसे जा सकते हैं कि 1400 से ज्यादा है ना, तो जैसे 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, 1600। तो ये 40 से पीछे है ना, और 35 और 40 के बीच में आएगा क्योंकि 1400 से ज्यादा है, तो 35 और 40 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 35 का जो स्क्वायर होगा बेटा 5 5 से 25, तो वो तो 5 पे एंड होगा, इनमें से कोई 5 पर एंड नहीं हो रहा। अच्छा 35 का स्क्वायर तो फेल हो गया। अच्छा 36 का जो स्क्वायर होगा वो 6 6 36, वो 6 पर एंड होगा, इनमें से कोई 6 पर एंड नहीं हो रहा। अच्छा फिर 37 का जो स्क्वायर होगा 7 7 49 है ना, 7 7 37 इंटू 37, तो मैं यूनिट नंबर की बात कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस, वंस प्लेस। तो 7 7 39, तो वो 7 49 सॉरी 7 7 49, तो वो 9 पर एंड होगा। तो इसका मतलब 9 पर भी एंड कोई नहीं हो रहा, 37 भी फेल है। कौन आया फिर 38, 38 का स्क्वायर, तो 38 इंटू 38 जब आप करोगे 38 इंटू 38, तो 8 8 64, तो ये 4 पर एंड होगा, 4 पर 2 नंबर एंड हो रहे हैं, तो हो भी सकता है 38 हो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर। तो 38 को 38 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1444। इसका मतलब 38 का स्क्वायर है 1444, तो 1444 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1444 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब कितने और स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, 44 स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, तो वो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अरेंजमेंट उसमें पीटी ड्रिल में बिल्कुल कैसा होगा, इक्वली होगा रोज में और कॉलम्स में। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना है। और अगर मान लीजिए ये आप इस तरह की अप्रोच नहीं लगा पाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वही करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, अगर आपने पढ़ा हो बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये परफेक्ट स्क्वायर को देखने के लिए कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने कोई भी एक नंबर उठा लिया और उसको चेक कर लिया रैंडमली। जैसे पहला ही नंबर है 1431, चेक कर रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम जोड़े बनाते हैं ना पीछे से, दो दो डिजिट के जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16 ज्यादा हो गया, तो 3 3 9, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा जाता है वो ऐड होता है, तो 3 और 3 6 हुआ, ये सब्ट्रैक्ट होगा 14 - 9 5, ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पर उतर जाता है। अब जो यहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। अब कितना होगा 53 है, तो 8 टाइम्स देख लूँ मैं, 8 टाइम्स, तो 8 8 64 का 4 करी लगा 6, और 8 6 48 और 6 54, तो कितना आना चाहिए था
544 कम रह गया ना, इसका मतलब 31 नहीं चाहिए मुझे, 31 की जगह क्या चाहिए, 44 चाहिए लास्ट वाला। तो सीधा सीधा क्या उतरेगा, 44 उतरेगा, और जैसे ही 44 उतरेगा ये कट गया, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कौन बना, 1444। ये है लॉग डिवीजन मेथड परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए। एक तो आपका क्या होता है कि आप फैक्टर करें, फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसमें जोड़े बनाए दो 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 के, तो उसमें से निकलता है स्क्वायर रूट, और एक स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। द रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कर्व्ड सरफेस एरिया किसे बोलते हैं बेटा, इस पार्ट को, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। और अगर टॉप और बेस दोनों ऐड हो जाए उसके अंदर तो वो टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो टोटल सरफेस एरिया के साथ 1:2 दिया है। कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला सीधे याद होना चाहिए, सिलेंडर का 2πRh होता है, और टोटल सरफेस एरिया 2πRh होता है, लेकिन प्लस कितना हो जाता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया 2πRh, वो तो कर्व पार्ट हो गया, और ओपन और टॉप और बॉटम दोनों में सर्किल है, सर्कल πr² होता है, तो 2πr² ऐड हो जाता है। कॉमन निकला इसमें से 2πr, तो क्या मिला मुझे, h+r, इसको यूज कर लूंगा मैं, 2πr h+r, ये देगा मुझे 1/2। मेरे पास ये गिवन है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है हाइट और रेडियस का रेशियो। तो जो कैंसिल आउट होगा वो मैं हटा दूंगा, 2πr से 2πr कट गया, क्या बचा, मेरे पास आया h अपॉन h+r 1/2। अब मुझे रेशियो निकालना है इनका, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, सीधा सीधा ये बनेगा 2h, और ये आएगा h+r। h इधर आया, 2h - h, h हो गया, h बराबर r, तो h अपॉन r कितना आ गया बेटा, 1:1। तो h और r का रेशियो कितना है, 1:1। ठीक है, तो सिंपल सा सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी के साथ विद इन 1 मिनट या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अप्रोच कुछ भी हो सकती है बच्चे की, ऐसे भी हो सकती है क्रॉस मल्टीप्लाई लगाकर, या कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि वो इस तरह से जाएं, जैसे ये मिला उनको, इसका अगला स्टेप कि मुझे तो क्या चाहिए था, h और r का रेशियो, h/r चाहिए मुझे, तो h/r नीचे से तो ब्रेक नहीं हो सकता, इसको रिवर्स कर दिया फट से, तो ये देगा h+r अपॉन h। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया तो 1/2 क्या देगा, 2/1। इसको अब ब्रेक कर सकता हूं ना मैं, दो बाइनोमियल है ऊपर, तो 2 में टूट जाएगा, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर, तो h/h और r/h, और ये 2 बना, h/h 1 बना, तो r/h, ये जो कट के 1 आया, 1 उधर गया, 2 - 1 1, तो r और h का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर, कितने कॉइन्स इस डायमीटर के 1.5 सेंटीमीटर के और थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर की, उनको मेल्ट किया जाए, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं बेटा कॉइन्स हैं, है ना, कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स का डायामीटर 1.5 सेंटीमीटर है, तो उनका रेडियस हो जाएगा 1.5/2। ठीक है बच्चे, थिकनेस उसे हाइट कहेंगे, उसकी थिकनेस हाइट, क्योंकि वो सिलेंडर होगा, वो 0.2 सेंटीमीटर। जो कॉइन है ना, सिक्का, वो अपने आप में सिलेंडर है, कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन रखो आप, तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। इनको पिघलाकर, कितने हैं नहीं पता, क्या मान लिया हमने उसे, n कॉइन्स हैं ये, इनको पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 का आधा 5 हो जाएगा, और सॉरी हाइट है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है, डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर।
तो रेडियस उसका कितना हो जाएगा 4.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। मैंने इधर कॉइन्स के लिए जो कि सिलेंडर ही है उसके लिए स्मॉल लेटर यूज करें DRH, और इसके लिए राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए मैंने कैपिटल लेटर यूज करे हैं DRH। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा, एक फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है, एक सॉलिड दूसरे में सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसमें हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। जितना वॉल्यूम यहाँ था कंटेंट बॉडी के अंदर, सॉलिड के अंदर जितना भी था, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम से मेल्ट होकर उधर पहुंचेगा। शेप उसकी बदल रही है, कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम विल बी द सेम। वही कंसेप्ट लगता है इसमें कि हमने क्या किया है, n टाइम्स कॉइन्स है ना, ये कॉइन्स, एक कॉइन को मल्टीप्लाई करेंगे जब n से तो टोटल वॉल्यूम आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, है ना, वन कॉइन जो कि सिलेंडर ही है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो n टाइम्स वॉल्यूम एक कॉइन का क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ स्मॉल आएगा, और यहाँ पर कैपिटल आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा पाई से पाई तो कट गया, पाई पाई जोड़ी वो तो कट गया। अब n मुझे निकालना है यहाँ पर, तो n की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर एच। आर क्या है, आर है 4.5 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 4.5 ठीक है, और ऊपर h कितना है 10 है। अच्छा, इनका जो 2 है 4.5 बाई 2 वो नीचे आ गया 2 इंटू 2, यहां से आर स्क्वायर एच आया है, तो आर स्क्वायर, आर कितना है 1.5 बाई 2, तो 1.5 का स्क्वायर करना है, वो तो नीचे रहेगा, और जो इनका 2 है वो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो वो 2 मल्टीप्लाई 2, और क्या है h की वैल्यू है 0.2, तो 0.2 और आएगा। अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर लें कि कितना मेरे पास आ रहा है। तो बेटा 2, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए, 1.5 3 जा 4.5 होता है, 15 या 45 होता है, इस वजह से 1.5 3 जा 4.5, और 0.2 का डेसिमल ऊपर जाएगा तो ये 10 देगा, और उस 2 से 10 कट जाएगा तो ये 5 देगा। क्या बना, 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, और 95 जा 450, 450 कॉइन्स हैं वहां पर, 450। ठीक है, तो ये पूरा समझाया है मैंने आपको अच्छी तरह से। एग्जाम के अंदर सिंपल सा यही लिखते हैं बस, n टाइम्स दिस इज दिस, और डायरेक्ट ये कैलकुलेशन होती है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो 1.5-2 मिनट लग सकते हैं, थोड़ा सा और तेज चलें और अच्छा से चलें तो 1 मिनट में भी निपटाया जा सकता है। तो बस काम वही है कि कितना तेज कर पाते हैं और एक्यूरेसी के साथ कितनी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और अप्रोच डिसाइड करने में भी टाइम ना लगे कि इसमें करना क्या है। अगर उसी में टाइम लग गया कि मुझे इसे सॉल्व कैसे करना है, तो भी उसमें टाइम चला जाएगा, तो फिर आगे दिक्कत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि एक्यूरेसी प्रेसिशन दोनों का होना। देखें नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालनी है। ये पावर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ गया कि 3 रेज टू दी पावर 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू दी पावर 4 माइनस m 1 अपॉन 3, तो 1 की पावर कुछ भी हो वही रहेगी, 3 के ऊपर पावर आ जाएगी m माइनस 3। अब हम जानते हैं बेटा डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3m प्लस 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4 माइनस m को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का m हो जाएगा। इधर इसको मैं ऊपर लेकर आया, तो ऊपर लेकर आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो m माइनस का हो जाएगा और 3 प्लस का हो जाएगा। अब 3 रेज टू दी पावर 3m प्लस m, ये बना 4m, और 2 माइनस 4 ये बना माइनस 2, और 3 इसको मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव 3 माइनस m। अब इसमें भी क्या लगाऊंगा मैं, कंपैरिजन करूंगा। अगर बेस सेम है और बीच में इक्वालिटी है तो 100% इनके पावर एक्सपोनेंट सेम होंगे। तो यहां से मिलेगा 4m माइनस 2 इक्वल आएगा 3 माइनस m के, तो 4m माइनस का m इधर गया तो प्लस का m, और 3 माइनस का 2 इधर से पहुंचा तो प्लस का 2। क्या मिला, 4m प्लस m 5m, और 3 प्लस 2 5, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन 5, दैट विल बी 1।
सो m कितना आ रहा है बेटा 1। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वही वाली बात फिर से क्या पूछी जा रही है इसमें कि आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का ध्यान रखें, कोई नेगेटिव पॉजिटिव की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन में, जो आंसर आना चाहिए वो ना आए, या आपको फिर से उसे करेक्ट करना पड़े, फिर से देखना पड़े, फिर बाद में सही आए वो, जब आप अपनी गलती को सुधार लें। पर उसमें टाइम चला जाता है तो उसमें कंपटीशन में फिर पीछे हो जाते हैं। बस यही एग्जामिनर्स की सोच रहती है, इस तरह के आसान से लेकिन थोड़े से ट्विस्ट क्वेश्चन देने में। When the price of a product was decreased by 10%, जब प्राइस एक प्रोडक्ट की 10% घट गई तो उसकी सेल बढ़ गई 30%, तो इंक्रीज क्या होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जो टोटल कलेक्शन हो रहा है उसका इंक्रीज कितना होगा। मान लेते हैं बेटा कि प्राइस जो है वो 100 रुपए है, प्रोडक्ट की कितनी है 100 रुपए, प्राइस 100 रुपए है, और हम प्रोडक्ट कितने बेचते हैं, नंबर क्वांटिटी 100 रुपए प्राइस है और हम 100 ही क्वांटिटी बेचते हैं, तो जो रेवेन्यू आएगा रेवेन्यू वो क्या होगा 100 इंटू 100 तो 10,000 रेवेन्यू कलेक्ट होगा, है ना। 100 हमने आइटम बेचे और एक आइटम हमने 100 रुपए का बेचा, तो 100 इंटू 100 10,000 रुपए हमारे कलेक्ट हुए। अब कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, कंडीशन के हिसाब से ये हो रहा है, ये हमने लेट किया है बेटा, है ना, लेट। कंडीशन के हिसाब से कह रहा है प्रोडक्ट की प्राइस 10% घट गई, तो जो नई प्राइस है 10% घट गई, 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 100 में से 10 घटा देंगे कितनी, अब प्राइस 90 रह गई, तो सेल बढ़ गई 30%। तो इसका मतलब पहले 100 बिक रहे थे लेकिन अब 30% 100 का 30 होता है, अब 130 बिकेंगे, तो रेवेन्यू कितना होगा, रेवेन्यू होगा इनका मल्टीप्लाई, तो 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 130, तो ये बनाएगा 13 9 117 और 00 मतलब 11,700। तो पहले रेवेन्यू जनरेट हो रहा था 10,000, अब रेवेन्यू कितना हो रहा है 11,700। तो मुझसे क्या पूछा है उसने कि इंक्रीमेंट कितना हुआ टोटल रेवेन्यू का, तो पहले मैं इंक्रीमेंट निकाल लूं, इंक्रीमेंट इन रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होगा ओल्ड रेवेन्यू 11 वो न्यू रेवेन्यू 11,700 और ओल्ड रेवेन्यू 10,000, तो 11,700 में से 10,000 माइनस करे मैंने तो कितना आएगा मेरे पास 1700, इसका मतलब 1,700 इतना इंक्रीमेंट हुआ है। अब परसेंट इंक्रीमेंट चाहिए मुझे, है ना, कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, तो परसेंट इंक्रीमेंट होगा जितना इंक्रीमेंट है, और ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था 10,000 इंटू 100, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुए, कितना आया 17%। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा 17% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इसको हम कर सकते हैं, कैसे कि हम अपने से एक अमाउंट अज्यूम कर लें 100 का, या हम 10 का भी कर सकते हैं। हम 10 लेते तो वहाँ 100 बनता, 10 का 1% 1 तो 9 बनता, यहाँ 10 + 3 13 बनता, रेवेन्यू वहाँ पर 117 आता, फिर 117 माइनस कर देते तो इसमें से हमारा जो है रेवेन्यू मिल जाता, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा आसानी से हो जाता है ये। लेकिन अगर आप XY से लेकर करेंगे तो भी हो जाएगा कि प्राइस आपने X लिया और नंबर आपने लिया Y, तो रेवेन्यू कितना मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा XY। अब नई प्राइस जो है, नई प्राइस में X में से 10% घटाना है, तो X में से घटाना है 10% ऑफ X, ठीक है, 10% ऑफ X, तो कितना बनेगा X माइनस 0.1X, तो ये मिलेगा 0.9X। नया नंबर कितना होगा Y में 30% सेल बढ़ रही है, तो 30% ऑफ Y, तो Y प्लस 30% ऑफ Y कितना होगा 0.3, तो ये कितना देगा 1.3Y। तो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 और मल्टीप्लाई 1.3Y, तो मल्टीप्लाई करा जब मैंने 117 और 2 के बाद डेसिमल, तो 1.17XY, तो ये बना नया रेवेन्यू, ठीक है। XY से भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप अमाउंट लेकर चलेंगे वो ज़्यादा बेटर है, उससे कंफर्म आसानी से हो जाएगा। अब वही काम जो वहाँ किया था, इंक्रीमेंट निकाल के और परसेंट निकाल दिए, डायरेक्ट परसेंट निकाल देता हूँ। क्या इंक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट कितना 1.17XY में से माइनस करूंगा कितना XY,
तो 1.17 एक्स वाई में से माइनस करूंगा एक्स वाई, और नीचे पुराना कितना था रेवेन्यू एक्स वाई, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 1.17 एक्स वाई में से 1 माइनस हुआ तो 0.17, और नीचे कितना आया, नीचे एक्स वाई और मल्टीप्लाई 100। तो बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 0.17 जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 17, तो कितना बनेगा 17। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर मैं कहता हूं कि अमाउंट लेकर करिए तो ज्यादा आसानी है। और मैंने 100 इसलिए लिया कि परसेंटेज आसानी से निकाल के बच्चा कर लेता है कि 100 का 10% 10 होगा, 30% 30 होगा, आसानी से हो जाता है। वरना आप 10 रुपए लेकर भी कर सकते हैं और 10 क्वांटिटी लेकर कर सकते हैं। नाउ फॉर अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स फूड लास्ट फॉर 40 डेज 45 डेज, 32 स्टूडेंट्स हैं तो 45 दिन तक खाना चल रहा है। अगर वो 72 बन जाएं क्या मतलब, अगर वो स्टूडेंट ज्यादा हो जाएं तो खाना कितना चलेगा। तो ये आपका किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और आता ही आता है एग्जाम में, है ना। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन से क्या होता है कि एक क्वांटिटी दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये एक्स वाई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाता है, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम के भी कहते हैं, ठीक है, के भी कह देते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट मिलता है x1 y1 बराबर x2 y2। ये हुआ समझने की बात, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो हम डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई करते हैं। जैसे हम पढ़ते गए 32 45 रिजल्ट अप्लाई करेंगे, x1 32 स्टूडेंट्स हैं तो खाना कितने दिन चल रहा है 45 डेज। फिर हाउ मेनी डेज विल बी लास्ट फॉर 72, अब 32 के स्टूडेंट 72 बन गए तो खाना कितने दिन चलेगा वो पूछा है उसने, तो वो जो चलेगा वो हम मान लेते हैं उसको k, या x या y या z कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू हम, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो कितना आया 32 इंटू 45, और ये डिवाइड में आ जाएगा 72। कैलकुलेट कर लें 8 से हम इसको, तो 8 4 जा 32, 8 9 जा 72, और 9 से 45 कैंसिल आउट हो गया, 9 5 जा 45, तो 4 5 जा कितना आया 20, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये 20 डेज तक वो खाना चलेगा, ठीक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखें पावर एक्सपोनेंट का फिर से सवाल पूछा है, 2/3 का होल स्क्वायर की पावर क्यूब, तो 2/3 हमने पढ़ रखा है बेटा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2 6 हो गई, मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -4 है, रिवर्स कर दूं इसे 3/1 बनेगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3 की पावर 4, 3 की पावर -1 नीचे जाएगा ये तो 1/3 बन जाएगा, और 1/6 बन जाएगा ये। बस अब इसे कैलकुलेट करना है, तो ये कितना बना 2⁻6, ये भी कितना आया 3⁻6, 3 से 1 3 4 कट गया तो 3 की पावर 3, और ये कितना बना मेरे पास 1/6, 2 इंटू 3। अब ये 6 पावर है, ये 2 पावर है, तो 6 में से 1 माइनस करूंगा तो 2 की पावर 5, और यहाँ पर 3 है और ये 3 है, ये 6 है और ये 1 है, तो ये 7, ये 7 बनी पावर, नीचे ऊपर 3 है, 7 में से 3 घटाऊंगा मैं तो नीचे कितनी बनेगी 4, तो 2 की पावर 5 कितना 32, और 3 की पावर 4 कितना 81। तो आंसर मेरा बन रहा है 32/81, ठीक है। पॉजिटिव बनाकर भी कर सकते हैं और नेगेटिव से जाना हो तो उसमें भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे कुछ भी ना करें, बस इसको 6 लिखें, इसको -4 लिखें, -1, और इसको 2 और 3 में बनाएं, और पॉजिटिव नेगेटिव को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके ले आएं तो भी यही आंसर आएगा। किसी भी तरह से जा सकते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ इसको ऐसे लिखना है, 5 के आगे डेसिमल लाना है, तो उसके दो डिजिट नहीं है, एक ही है बस अकेला 5, उससे पहले सारे जीरोज हैं, तो 5.0 लिखना है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर। अब क्योंकि पीछे था डेसिमल बढ़ा के आगे ला रहे हैं तो नेगेटिव पावर बनेगी इसकी, कितनी बनेगी जितने डिजिट्स हैं उतने देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 के आगे लिखना है डेसिमल, तो 10⁻⁻7। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 डिजिट पीछे भगाएगा इसको, तो 5 तो था ही, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां आएगा और ये वही नंबर होगा जो हमें दिया हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा 5.0 इंटू 10⁻⁻7। इफ b इज द रेसिप्रोकल ऑफ a देन रेसिप्रोकल ऑफ b स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, छोटा सा, क्या कि b जो है ना वो a का रेसिप्रोकल है, मतलब वो 1/a के बराबर है। तो फिर ये पूछ रहे हैं b स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो पहले b स्क्वायर निकाल लेते हैं,
बी स्क्वायर क्या होगा 1/a²। फिर वो इसका रेसिप्रोकल पूछ रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल जो b² आया है इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 1/a² का क्या होगा a²/1। क्या बनेगा बेटा a का स्क्वायर, a²/1 क्या होता है a²। अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ x एंड y एक्सिस, एक पॉइंट जो दोनों पर x और y पर लाई करता है, x y x डैश और y डैश। बेटा जो यहाँ लाई करता है वो तो आ गया क्वाड्रेंट्स में, और जो इन पर लाई करते हैं वो आते हैं एक्सिस पर। हम जानते हैं अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और जो पॉइंट y पर लाई करेगा उसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट बीच का ऐसा है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ये y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, और ये अकेला पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे लाई करता है। तो कौन है वो 0,0। ओरिजिन नाम से भी आ सकता था ओरिजिन, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसके, दैट इज 0,0, एक पॉइंट जो दोनों पर लाई करता है। A graph that displays data that changes continuously over periods of time, टाइम पर जो चेंज होता रहता है डेटा, उसका ग्राफ जो हम बनाते हैं उसका नाम पूछा है, तो आप जानते हैं दिस इज लीनियर ग्राफ, है ना। ये लीनियर ग्राफ है जिसको हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं, ठीक। तो आंसर क्या बनेगा हमारा लाइन ग्राफ। पाई ग्राफ ये है नहीं, हिस्टोग्राम ये है नहीं, बार ग्राफ में बार आते हैं, ये भी ये नहीं है, ठीक है। लाइन ग्राफ, A graph that displays the data changes, that is the line graph। ये तो हम कर चुके, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। इतना था बेटा ये, है ना। ये पेपर था हमारा AMU का 2025 का 25 का। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। और अगला हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम 2024 करेंगे, तो कुछ ऐसे भी कंसेप्ट अगर जो इसमें नहीं आए हैं वो रह गए हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आए, और एक आइडिया आपको हो गया होगा JMI और AMU का। अगर आपने JMI के लेक्चर देखे हुए हैं पांचों जो हमने पेपर को डिस्कस किया हुआ है उसके लेक्चर सीरीज में हमने बनाया हुआ है, और अब AMU का देखेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि हाँ किस में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, किस में कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप था जिसमें हमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग सकता है, और कुछ में कुछ क्वेश्चंस किस पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट थे जिनको पढ़ते ही हमने कर लिया था। तो इससे भी एक आइडिया होता है कि किस में किस तरह की अप्रोच रखनी है। चलिए फिर इस सेशन को हम एंड करते हैं बेटा, और मिलेंगे हम कल अपने अगले सेशन में 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। आप जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस की PDF मिलती रहेगी, जो आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हों तो इम्पॉर्टेंट PYQs उसमें आप लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं, बस उन्हीं को सिलेक्ट करके हम लोग उस पर अपलोड करते हैं। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएगी द हिंद गुरु की, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।